वेलकम टू सुंदर एग्जाम क्रैकर। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का मानचित्र से संबंधित सभी चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे। ये देखो, ये क्लास जो है यूपीएसआई एंड यूपीपी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सभी नोट्स हैं जिनको हम अच्छे से रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, देखो हम इसमें जानेंगे उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राजधानी के बारे में जानेंगे, एनसीआर। ठीक है, और हम समझेंगे इसमें कि राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर आप यूपीपी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और यूपीएसआई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि लखीमपुर खीरी। ठीक है, सबसे जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है ये लखीमपुर खीरी है। ठीक है, जिसका 7,680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरे की बात करें तो दूसरा आएगा सोनभद्र, जो 6,788 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तीसरे नंबर पे आएगा हरदोई। ठीक है, तो आप इसको क्रम से याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में क्रम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आप फर्स्ट पे करेंगे लखीमपुर खीरी को, सेकंड पे आएगा सोनभद्र और थर्ड पे आएगा हरदोई। इस चीज को अच्छे से याद रखना। यह सारे जिला सर्वाधिक क्षेत्रफल को कवर करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, तो आप कहेंगे सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो हापुड़ है। ठीक है, हापुड़ जो 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा जो है वो भदोई है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? भदोई है, जो 1015 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और तीसरा आपका आता है गाजियाबाद, जो 1034 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश का जब भी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछे तो ये तीन चीजों की याद रखना कि लखीमपुर खीरी फर्स्ट है, सेकंड सोनभद्र है, थर्ड हरदोई है। ठीक है, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला पूछे तो आप कहेंगे सबसे कम क्षेत्रफल में हापुड़ आता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे भदोई आता है, तीसरे नंबर पे गाजियाबाद आता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होंगे आपके। चलिए अब बात करते हैं एनसीआर के बारे में। ठीक है, एनसीआर यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। एनसीआर का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है इसमें कितने जिला आते हैं, तो आप कहेंगे इसमें 8 जिला के क्षेत्र शामिल किए गए हैं। ठीक है, कितने? 8 जनपद शामिल। इस चीज को याद रखना। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने जनपद को शामिल किया गया है, तो आप कहेंगे 8। कौन कौन से? आप कहेंगे पहला बताएंगे आप, पहला आपका क्या है? गाजियाबाद है। ठीक है, पहला आपका गाजियाबाद है। फिर आप कहेंगे गौतम नगर है। ठीक है, जिसे हम गौतम बुद्ध नगर कहते हैं, इस चीज को याद रखना। फिर बुंदेल शहर है। ठीक है, हापुड़ है, मेरठ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है और शामली है। तो इस चीज को याद रखना अच्छे से। तो आप कहेंगे एक ये हो गया, 2 3 4 5, बागपत हो गया 6 और मुजफ्फरनगर 7 और 8। ये टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। तो आप ऐसे याद रखना कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यानी कि एनसीआर में 8 जनपद को शामिल किया गया है। ठीक है, अब इसका अगर टोटल क्षेत्र की बात करें कि टोटल कितना क्षेत्र शामिल है, तो आप कहेंगे 14,826 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसमें शामिल है। यानी कि ये जो सारे 8 जनपद हैं, ठीक है, ये 14,826 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो एग्जाम में यहाँ से भी पूछ सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब कुछ बात करते हैं, जैसे एनसीआर हो गया। ठीक है, तो अब कुछ प्रस्तावित भी है जिला। ठीक है, यानी कुछ ऐसे भी जिला हैं जो एनसीआर में शामिल होंगे। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रस्तावित जिला कहते हैं। प्रस्तावित जिला का मतलब ये मतलब वो जिला होते हैं जो शामिल होने वाले होते हैं। ठीक है, जिन जो ये पारित हो चुके हैं। ठीक है, जो जिला पारित हो चुके हैं एनसीआर में शामिल होने के लिए उसे हम प्रस्तावित कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रस्तावित जिला। तो आप कहेंगे प्रस्तावित जिला में 4 जिला है। कौन कौन से हैं? तो पहला कहेंगे आप अलीगढ़ है, दूसरा मथुरा है, तीसरा हाथरस है, चौथा बिजनौर है। यानी ये 4 प्रस्तावित जिला हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपने एनसीआर को समझा। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब जो दिल्ली से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। ठीक है, जो दिल्ली से जुड़े हुए क्षेत्र है, इस चीज को समझो। ये क्या है? ये केंद्र लेवल पे है। ठीक है, केंद्र लेवल पे है। इसी प्रकार से एससीआर भी है। एससीआर मतलब स्टेट कैपिटल रीजन। ठीक है, जो राज्य लेवल पे है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, राज्य लेवल पे है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लखनऊ के आसपास के क्षेत्र को शामिल किया गया है। तो आप कहेंगे एससीआर में यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन में 6 जनपद को शामिल किया गया है। तो आप कहेंगे पहला जो है वो पहला लखनऊ है। ठीक है, दूसरा हरदोई है, तीसरा सीतापुर है,
चौथा रायबरेली है, उन्नाव बाराबंकी। ठीक है, ये टोटल 6 हो गए, बाराबंकी 20 में शामिल है। ठीक है, अगर इसकी एरिया की बात करेंगे, ठीक है, एरिया यानी टोटल की बात करेंगे, टोटल एरिया जो है तो आप कहेंगे 27,826 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आप कहेंगे 27,826 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में पूछता है कि जो SCR है उसमें जो जनपद हैं, ठीक है, शामिल हैं, उनका एरिया क्या है, कितनी एरिया में फैला है, तो आप कहेंगे 27,826 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें हम उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह होता है। ठीक है, देखो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आया है, तो इसको अच्छे से ध्यान से रिवीजन करना। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं राजकीय चिन्ह के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो राजकीय चिन्ह जैसे मान लेते हैं ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे बना होता है, ऐसे। ठीक है, फिर अपना ऐसे बना होता है, यहाँ पे क्या होता है, तीर कमान होता है। इस चीज को याद रखना, क्या होता है यहाँ पे, तीर कमान होता है, यहाँ पे तीर कमान होता है, यहाँ पे मछली होती है, यहाँ पे मछली होती है। तो एग्जाम में ये भी तक पूछा गया है कि जो अपना उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसमें मछलियों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे कि मछलियों की जो संख्या है वो 2 है। ठीक है, कितनी, 2 है। तो यहाँ पे आप कहेंगे मछली और तीर कमान, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो मछली और तीर कमान है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। फिर एग्जाम में पूछा जाता है मछलियों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 2 है। मछलियों की संख्या कितनी है, 2 है। फिर एग्जाम में पूछा जाता है जो मछलियों की संख्या, इसको कहाँ से लिया गया है, तो आप कहेंगे रूमी दरवाजे से। कहाँ से, रूमी दरवाजे से, जो लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पे है, लखनऊ में। इस चीज को याद रखना। ठीक है, जो रूमी दरवाजे को किसने बनवाया था, तो आप कहेंगे अवध के नवाब ने बनवाया था। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपका। फिर पूछा जाता है संगम को, नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो संगम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे गंगा व यमुना नदियों का संगम है। ठीक है, ये संगम क्या है, गंगा व यमुना के, गंगा व यमुना नदियों का संगम है। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर हो गया। फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है इसे स्वीकृति कब मिली। ठीक है, इसे स्वीकृति कब मिली, तो आप कहेंगे इसको जो स्वीकृति मिली है 1938 में मिली है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये 19 का दुगना है, यानी एक बार 19 फिर गुड़े 19 दूना 38, 38 है। ठीक है, यानी कि 19 दूना 38, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 19 और 38। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, तो आप कहेंगे राजकीय चिन्ह जो होता है वो मछली और तीर कमान होता है। ठीक है, आप क्या कहेंगे, मछली और तीर कमान होता है। मछलियों की संख्या 2 होती है। ठीक है, मछलियों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे मछलियों की संख्या जो है वो 2 होती है। ठीक है, फिर कहेंगे संगम से संबंधित, तो आप कहेंगे गंगा व यमुना नदियों का संगम। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह से स्वीकृति कब मिली, तो आप कहेंगे 1938 में मिली है। ठीक है, ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे और समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे की। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो आप कहेंगे सर कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो सारस है। क्या है, सारस है। इस चीज को अच्छे से याद रखना। ठीक है, पक्षी की बात की रहे तो आप कहना सारस, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है, सारस है। अब सारस से संबंधित 2-3 पॉइंट और याद रखना कि भारत का एकमात्र, ये सारस क्या है, भारत का एकमात्र निवासी प्रजनन क्रेन है। ठीक है, क्या है, निवासी प्रजनन क्रेन है। तो इस चीज को याद रखना अच्छे से। ठीक है, ये बढ़िया से नोट्स हैं, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, ये आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। फिर आगे बताया गया कि सारस जो है कार्जेवेशन एवं रिजर्व सेंटर है। क्या है, कार्जेवेशन एवं रिजर्व सेंटर है। तो आपसे पूछा जाएगा ये, तो आप कहाँ कहेंगे, कहेंगे औरैया। ठीक है, क्या, औरैया। इस चीज को याद रखना अच्छे से। फिर सारस दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है। सारस क्या है, दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है। तो सारस के बारे में ये 2 से 3 फैक्ट को अच्छे से याद रखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांस भी हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 3 फैक्ट अच्छे से याद कर लेना। फिर आगे बात करते हैं, तो आगे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है, तो राजकीय पशु कौन है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। ठीक है, क्या है, बारहसिंगा है। बारहसिंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्वैम्प डियर। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, स्वैम्प डियर। इस चीज को याद रखना। बारहसिंगा को अन्य नाम से दलदली हिरण भी कहते हैं। इस चीज को याद रखना। अन्य नाम क्या है बारहसिंगा का, दलदली हिरण। ठीक है, तो बारहसिंगा के बारे में ये 2 चीजें याद रखना कि बारहसिंगा जो है वो क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। क्या है, राजकीय पशु है। इस चीज को याद रखना कि ये राजकीय पशु है, बारहसिंगा जो है। राजकीय पक्षी जो सारस है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो क्या है? पलाश है। ठीक है, इसे हम अच्छे से याद रखेंगे, क्या है? पलाश है। ठीक है, फिर बात करेंगे वैज्ञानिक नाम क्या है इसका। ठीक, इसका क्या वैज्ञानिक नाम है? तो आप कहेंगे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक है, इस चीज को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना। ठीक है, इसको अच्छे से थोड़ा देख लेना। फिर आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक है। क्या है? अशोक है। राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव क्या है? तो आप कहेंगे डॉल्फिन। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना कि जब भी राजकीय पशु पूछे तो आप कहेंगे बारहसिंघा, जब भी राजकीय पुष्प पूछे तो आप कहेंगे पलाश, जब भी राजकीय वृक्ष पूछे तो आप कहेंगे अशोक, और जब भी राजकीय यानी कि जलीय जीव पूछे तो आप कहेंगे डॉल्फिन। ठीक है, तो ये चीजें अच्छे से याद रखना। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के जैसे मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद, यानी कि उत्तर प्रदेश में कितने जनपद है? तो आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 75 जनपद यानी 75 जिला पड़ते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो आप कहेंगे 75 जिले हैं। तो इन 75 जिलों में से 13-14 जो जिले हैं ऐसे हैं जिनका मुख्यालय अलग है। ठीक है, इनको आप याद भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। आपको एक ट्रिक बता दूं यहाँ पे मैं, जैसे मान लो कि 75 जिले हैं। ठीक है, 75 जिले, तो 75 जिले में से 13 से 14 जिले ऐसे हैं, ठीक है, जिनका मुख्यालय जो है वो है तो उसी जिले में लेकिन दूसरे शहर में है। ठीक है, 13 से 14 जनपद में, और बाकी जितने जनपद हैं वो स्वयं यानी कि वहीं पे उनका मुख्यालय है। ठीक है, जैसे बाराबंकी आपसे पूछा जाए बाराबंकी का मुख्यालय बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि बाराबंकी का जो मुख्यालय है वो बाराबंकी ही है। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना अच्छे से। तो हम उनको समझ लेते हैं 13 से 14 जिनका मुख्यालय अलग है। ये सारी चीजें याद हो जाए, फिर एग्जाम में बाकी का अगर पूछेगा तो सेम कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं, अमेठी का समझते हैं पहले। ठीक है, अमेठी का क्या है? अमेठी जनपद है, इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहेंगे गौरीगंज में है। ठीक है, कहाँ पे है? गौरीगंज में। इसी प्रकार संत कबीर नगर का खलीलाबाद में है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में है। ठीक है, ये सारी चीजों को अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पे देख लेना सारा कुछ। ये क्या है? ये जनपद होते हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय ये है। ठीक है, भदोही की बात करें तो ज्ञानपुर आएगा, कुशीनगर की बात करें तो पडरौना आएगा। ठीक है, कानपुर देहात की बात करें तो आप कहेंगे अकबर माती आएगा। ठीक है, सोनभद्र की बात करें तो रॉबर्टगंज आएगा। तो इस चीज को अच्छे से याद रखना। ठीक है, आगे देखो संभल की बात करें तो बहजोई आएगा। ठीक है, श्रावस्ती की बात करें तो विनगा आएगा, यानी कि श्रावस्ती की जो मुख्यालय है वो विनगा में है। ठीक है, सिद्धार्थ नगर की जो मुख्यालय है वो नौगढ़ में है। तो इस प्रकार से इन 14 जनपद को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इस 14 जनपद को याद कर लेना। यहाँ पे आप कोई अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप कोई ट्रिक्स भी बना सकते हैं, ट्रिक्स के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। अगर आप कोई अपना ट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, आपको जब ये 14 जनपद का मुख्यालय पता हो जाएगा तो आपको टोटल 75 जनपद का मुख्यालय पता हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 14 जो है इनका ही मुख्यालय अलग है, बाकी का सेम है। ठीक है, अब बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की कुछ प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। ठीक है, प्रशासनिक इकाइयों के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे आर्थिक संभाग क्षेत्र क्या है, यानी कि इकोनॉमिक डिवीजन एरिया। तो देखो आर्थिक संभाग क्षेत्र को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। वो क्या क्या है? तो आप कहेंगे पश्चिम। तो पश्चिम कैसे? यानी कि आर्थिक संभाग क्षेत्र पश्चिम। ठीक है, दूसरा पूर्वी। पूर्वी को कैसे? आर्थिक संभाग क्षेत्र पूर्वी। इसी प्रकार से आर्थिक संभाग क्षेत्र केंद्रीय, इसी प्रकार से बुंदेलखंड को भी कहेंगे। ठीक है, फिर एग्जाम में पूछा जाता है ये बताओ पश्चिम मतलब कि यहाँ जो आर्थिक संभाग क्षेत्र पश्चिम है इसमें कितने जिले शामिल हैं? तो आप कहेंगे 30 जिला शामिल है। इसी प्रकार से पूर्वी का भी पूछेगा तो आप कहेंगे 28 जिला शामिल है। ठीक है, यानी इस चीज को याद रखना, ये जो लिखे हुए हैं सारे क्या है? ये जिला है। ठीक है, ये जिला है। केंद्रीय की बात की जाएगी तो आप कहेंगे इसमें 10 जिला शामिल है। बुंदेलखंड की बात होगी तो आप कहेंगे 7 जिला शामिल है। ठीक है, अब इस चीज को अच्छे से फिर से समझ लो एक बार कि जब भी पूछेगा आर्थिक संभाग क्षेत्र के बारे में तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो आप इसी से रिलेट करके बोलेंगे कि आर्थिक संभाग क्षेत्र पश्चिम, आर्थिक संभाग क्षेत्र पूर्वी, इसी प्रकार से केंद्रीय, बुंदेलखंड। फिर इनके जिलों की संख्या को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम मंडल की। उत्तर प्रदेश की संख्या यानी मंडल की जो संख्या है उत्तर प्रदेश में, जो मंडल की संख्या है तो आप कहेंगे 18 मंडल आते हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 18 है। ठीक है,
देखो इन 18 मंडल को हम अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे और हम ये भी जानेंगे कि हर मंडल में कितने जिले पड़ते हैं। ठीक है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी इतनी संख्या याद रखिए कि मंडलों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 18। ठीक है, नगर एवं नगर समूह की बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है 915 है। ठीक है, देखो ये डाटा जो यहाँ पे है ये बहुत सही है। ठीक है, क्योंकि इसको देखें अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो इसका कुछ और बताता है, किसी किसी बुक में कुछ और बताया गया है। ठीक है, वेबसाइट में इसकी कुछ और बताया गया है, लेकिन ये क्या है, ये सही है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, ये कंफ्यूजन मत लाना कि ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वेरीफाइड है। तो नगर एवं नगर समूह की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे कि 915 है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, 915 है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखना। अब बात करें हम नगर निगम की। ठीक है, नगर निगम की अगर संख्या पूछी जाए आपसे तो आप क्या कहेंगे, 17 है। कितनी है, 17 है। आप बताएंगे 17 है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जाता है जो नगर निगम है। ठीक है, नगर निगम इसमें जो अंतिम है तो क्या कहेंगे, अंतिम शाहपुर था। ठीक है, यानी अंतिम जिला जो शामिल किया गया था, अंतिम जो जनपद इसमें शामिल हुआ है, तो आप कहेंगे शाहजहांपुर है। क्या है, शाहजहांपुर। ठीक, इसे लिखते हैं शाहजहांपुर। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है इसे कब शामिल किया गया, तो आप कहेंगे 2018 में। ये अंतिम है जो नगर निगम में शामिल हुआ है 2018 में। यानी कि आप ये कहेंगे कि शाहजहांपुर जो है इसको नगर निगम का दर्जा 2018 में मिला। ठीक है, इसको आप ऐसे कहेंगे कि शाहजहांपुर को 2018 में नगर निगम का दर्जा मिला। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर उत्तर प्रदेश में मोस्ट इंपोर्टेंट जो याद होना चाहिए आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके लिए, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि तहसील कितनी है। तहसील तो आप कहेंगे 351 तहसील है। कितनी, 351 तहसील है। ठीक है, फिर यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है कि आपने बताया कि तहसील 351 है, तो फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे प्रयागराज। ठीक है, क्या कहेंगे आप, प्रयागराज। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि विकास खंड की संख्या कितनी है, विकास खंड की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कि विकास खंड की जो संख्या है वो होती है 826। कितनी होती है, 826। इस चीज को याद रखना। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि विकास खंड की जो संख्या है वो 826 होती है। ठीक है, फिर आपके दिमाग में आएगा कि ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे जो ग्राम पंचायत की संख्या होती है वो कितनी होती है, 59,163 होती है। देखो यहाँ पे 3 प्रकार का यहाँ पे डेटा दिया गया है। क्यों, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट हर जगह अलग है, लेकिन आपके लिए सही क्या है, ये है। एग्जाम में आप यही सही करना। ठीक है, कहीं पे आपको ये 57,702 देखने को मिलेगा, 58,189 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, 59,163 राइट, ये है। इस चीज को याद रखना। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो आप कहेंगे 59,163। इस चीज को याद रखना। ठीक है, अच्छे से। फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि नगर पंचायत की संख्या कितनी है। ये सब उत्तर प्रदेश का है, इतना याद रखना। उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे नगर पंचायत की संख्या जो होती है वो 546 होती है। कितनी होती है, 546 होती है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि नगर पालिका परिषद की संख्या कितनी होती है, तो आप यहाँ पे बताएंगे 200 होती है। कितनी होती है, 200 होती है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखना बहुत बढ़िया से। कितनी होती है, तो आप कहेंगे 200 होती है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हम फिर यूपी से संबंधित कि आवास एवं विकास परिषद। ठीक है, आवास एवं विकास परिषद की जो संख्या है वो कितनी है, यानी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बात करेंगे तो कितनी होती है, तो आप कहेंगे 54 होती है। कितनी, 54 होती है। ठीक है, ये सभी एग्जाम पूछे जाते हैं, इस चीज को याद रखना। इन क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ये सारी चीजें याद कर लेना। आपके यूपीपी और यूपीएसआई में ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नोट्स बहुत अच्छा है ये आपके रिवीजन के लिए, इतना याद रखना। तो आप इसको जल्द से बढ़िया रिवीजन कर लीजिए, ये क्लास को दोबारा भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे विकास प्राधिकरण के बारे में। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो संख्या है तो आप कहेंगे 28 है। कितनी है, 28 है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। फिर क्वेश्चन आएगा कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ठीक है, यानी कि स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो संख्या है वो कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 है। इस चीज को अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब हम जन प्राधिकरण जो है, ठीक है, जन प्राधिकरण जो है
ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। फिर इसमें हम जानेंगे उत्तर प्रदेश में देखो ये सारे मंडल हैं, इन सभी मंडल को अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों के बारे में जानेंगे, राज्यसभा की सीटों के बारे में जानेंगे और इन सभी मंडल को और मंडल में शामिल जिला को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक सारा नोट्स आपको समझ में आया होगा, सारा कुछ आपने अच्छे से समझा होगा और अच्छे से आपने लिखा होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखा है, आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आपको ये नोट्स जो है टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। सुंदर एग्जाम क्रैकर, ठीक है, सुंदर एग्जाम क्रैकर के नाम से चैनल है, एग्जाम क्रैकर, ठीक है। इसी नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, आप वहां पे जाकर के हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपको वहां पे ये पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी, ठीक है। और इस टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से फिर इस पीडीएफ को आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे जन प्राधिकरण के बारे में, ठीक है।